हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज हम आपकी एसएसटी का यानी कि हिस्ट्री पोर्शन हमने कंटिन्यू किया हुआ है। हिस्ट्री पोर्शन का पहला चैप्टर जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। तो जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियोज़ देख लें, क्योंकि उनको समझे बिना ये थर्ड पार्ट आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, दैट्स वाई आपको बोला गया है कि वो वीडियोस आप देखें। उसमें मैंने पहले पार्ट में बताया है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था। सेकंड पार्ट में बताया था कि फ्रांस के अंदर 18वीं सेंचुरी के दौरान फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, जिसमें मैंने बताया था कि फ्रांस की सोसाइटी की डिवीज़न हो गई थी 3 स्टेट्स में। ठीक है, जिसको 3 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया था। तो वो सारा आप उस वीडियो में देख लें। आज जो है हम किस में कंटिन्यू करेंगे, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। हमने ये तो पढ़ा कि सोसाइटी जो थी फ्रांस की उसकी डिवीज़न कर दी गई थी। ठीक है, 3 स्टेट्स में। फिर उसी वजह से क्या हुआ था, जो ये रेवोल्यूशन था ना, ये और ज़्यादा भड़कने लगा। ठीक है, तो वो क्या कारण है इसमें हम पढ़ेंगे कि रेवोल्यूशन जो था वो क्यों इतना जो था बढ़ गया। ठीक है, ये हम इसमें देखेंगे। तो क्या हुआ, जैसे कि आपने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा, जैसे पीछे वाले जो मैंने आपको सेकंड वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि लुईस 16 ने क्या किया था, टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया था। ठीक है, टैक्सेस इंक्रीज़ करने का क्या कारण था वो सारा मैंने आपको बताया था उसमें। वो आप इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि पहले आप वो वाली वीडियो देख लें, तभी आपको जाके ये आगे भी समझ आएगा। तो उसने टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए, यही बोला हुआ है इसमें कि प्रीवियस सेक्शन में आपने पढ़ा था लुईस 16 ने टैक्सेस इंक्रीज़ किए। उसके पीछे क्या कारण था वो हम सारा जो है वो पीछे पढ़ चुके हैं। क्या आपको लगता है कि वो अकेले ये सब कर सकता था? नहीं, वो अकेले नहीं कर सकता था, क्योंकि फ्रांस के अंदर जो ओल्ड रिजीम थी ना मोनार्क मतलब कि जो राजा रानी का रूल होता था। तो वो जो राजा रानी का रूल था फ्रांस के अंदर, उसमें ये था कि जो किंग होता था उसके पास ये पावर नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से टैक्स को क्या कर सके, इम्पोज कर सके। यानी कि वो अकेले टैक्सेस को इम्पोज नहीं कर सकता था स्टेट के ऊपर, बल्कि उसको थर्ड, ये जो स्टेट जर्नल है ना, स्टेट जर्नल में आपकी फर्स्ट स्टेट भी आ जाएगी, सेकंड भी आ जाएगी और थर्ड स्टेट भी आ जाएगी। ठीक है, ये तीनों स्टेट जो थी ये मिलकर स्टेट जर्नल को बनाती थी। तो क्या करता था किंग, इन स्टेट जर्नल की एक मीटिंग हेल्ड करता था, जिसमें वो क्या करता था, अपनी व्यू पॉइंट्स बताता था और उन व्यू पॉइंट्स के बेसिस पे जो था न्यू टैक्स के प्रपोजल को पास किया जाता था। ये जो स्टेट जर्नल थी ये एक पॉलिटिकल बॉडी थी, जिसमें हर स्टेट का बंदा जो था, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों स्टेट के पर्सन जो थे वो अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो वहाँ पे भेजते थे। हाउएवर क्या हुआ, जो मोनार्क थी वो, ये जो मीटिंग होती थी ना, स्टेट जर्नल की जो मीटिंग होती थी, ये मीटिंग को कौन बुलाता था? मीटिंग को बुलाने वाला वो राजा ही होता था। ठीक है, मतलब टैक्सेस को इम्पोज करने के लिए उसके पास पावर नहीं थी कि वो खुद से टैक्स इम्पोज कर सके, बल्कि उसको क्या करना पड़ता था, स्टेट्स जनरल की परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, तो लेकिन जब वो मीटिंग हेल्ड करनी होती थी ना, जिसमें उसको परमिशन चाहिए होती थी, तो वो मीटिंग वो अपनी मर्जी से क्या कर सकता था, हेल्ड कर सकता था, यानी कि रख सकता था। अब जो लास्ट टाइम क्या, ये जो स्टेट जर्नल की जो असेंबली बिठाई गई थी वो लास्ट टाइम 1614 में बिठाई गई थी। ठीक है, 1614 से लेके 1774 तक कोई भी असेंबली जो थी वो नहीं बिठाई गई। 1774 में किसका रूल आ गया था, लुईस 16 का। तो 1640 से लेके 1774 तक कोई भी असेंबली जो थी उसको नहीं बिठाया गया, ना ही उसमें कोई भी तरह के डिसीजंस लिए गए। फिर क्या हुआ, 5 मई 1789 को, ठीक है, लुईस 16 और साथ में स्टेट जर्नल की जो असेंबली के बंदे थे वो इकट्ठे हुए और वहाँ पे न्यू टैक्सेस के प्रपोजल को पास करने की बात चलाएगी। एक वर्साइल, मैंने आपको बताया था वर्साइल जो है ये फ्रांस के अंदर ही एक जगह है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पैलेस था। ठीक है, तो यहाँ पे एक हॉल जो था, वो पैलेस नहीं, एक हॉल जो था, वहाँ पे एक मीटिंग रखी गई, उसको प्रिपेयर किया गया सो दैट के वहाँ पे सभी रिप्रेजेंटेटिव्स आए। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो बंदे थे ना, उन बंदों में से हर 300 बंदा रिप्रेजेंटेटिव जो था उसको बुलाया गया, यानी कि फर्स्ट स्टेट के भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे और सेकंड स्टेट के भी 300 रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो बुलाए गए, जिनको क्या किया गया, उस हॉल के, मतलब ये जो है ना, ये एक हॉल है। ठीक है, यहाँ पे बैठे फर्स्ट स्टेट के पर्सन, यहाँ पे बैठे थर्ड स्टेट के पर्सन। ठीक है, 300 पर्सन जो रिप्रेजेंटेटिव थे यहाँ बैठे, 300 रिप्रेजेंटेटिव जो थे यहाँ बैठे। ये फर्स्ट के हो गए, ये सेकंड के हो गए। जो थर्ड स्टेट के पर्सन थे वो यहाँ पीछे खड़े हो गए।
उनको यहाँ पीछे खड़ा कर दिया गया। और थर्ड स्टेट के पर्सन्स को कितने कितने रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ से उठाए गए, 600 रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। वहाँ से अकेले कितने उठाए गए, 600 रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे और उनको वहाँ पे पीछे खड़ा करवा दिया गया। थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कौन थे, प्रॉस्पेरियस और एजुकेटेड मेंबर्स, यानी कि मैंने आपको बताया था थर्ड स्टेट जो थी वो 3 कैटेगरीज में आगे डिवाइड कर दी गई थी, जिसमें एक में बहुत अमीर लोग आते थे, पढ़े लिखे आते थे, उसमें थोड़े से गरीब, और उसके बाद बहुत गरीब लोग थे, ठीक है। तो थर्ड स्टेट के जो पढ़े लिखे और अमीर लोग थे ना, वही जो थे रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो बुलाए गए थे। पीजेंट्स, आर्टिसंस और वुमेन जो थे, इनको असेंबली में आना पूरी तरह से मना था, ये जो है असेंबली में नहीं आ सकते थे। लेकिन उनकी जो ग्रीवेंसेस थी, यानी कि उनकी जो प्रॉब्लम्स थी और उनकी जो डिमांड्स थी, उनकी लिस्ट एक प्रिपेयर की गई। और वो लिस्ट जो थी वो 40,000 लेटर्स की एक लिस्ट थी, जो कि किन कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स लेके आए, वो थर्ड स्टेट के पढ़े लिखे रिप्रेजेंटेटिव्स, ये प्रॉस्पेरियस और एजुकेटेड मेंबर्स जो थे थर्ड स्टेट के, वो उस 40,000 लेटर्स की लिस्ट को लेके आए। फिर उसके बाद क्या हुआ, वोटिंग जो थी स्टेट जनरल्स के अंदर पास्ट में वो ये था कि हर एक स्टेट के पर्सन के पास एक एक वोट था, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे लुईस 16 ने क्या किया, यही जो प्रोसेस था वही क्या किया, अप्लाई किया, ठीक है। पहले लुईस 16 से पहले जब वो असेंबली हेल्ड की जाती थी, मीटिंग बिठाई जाती थी, तो उस मीटिंग में हर एक रिप्रेजेंटेटिव के पास एक एक वोट होता था, ठीक है। तो यही चीज़ जो थी, यही प्रोसेस जो था वो भी लुईस 16 ने भी अपनाया। लेकिन जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे ना, उनकी डिमांड ये थी कि जो असेंबली के अंदर वोट्स होंगे उसमें हर एक मेंबर के पास अपना अपना वोट होना चाहिए। दैट मीन्स कि क्या था, फर्स्ट और जो सेकंड स्टेट के मेंबर्स थे इनके पास दो दो वोट होते थे, लेकिन जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे इनके पास एक ही वोट होता था। तो इसीलिए क्या किया, थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने डिमांड की, उन्होंने बोला कि भाई सबके पास एक ही वोट जो है वो होना चाहिए, हर किसी के पास जो है ये दो दो, जैसे फर्स्ट और सेकंड स्टेट को दो दो वोट दे दिए हैं, ये नहीं होना चाहिए, उनके पास भी एक एक वोट ही होना चाहिए। फिर क्या हुआ, ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, जो कि मतलब ये जो था ना, ये बात किस चीज़ के बेसिस पे बोली गई, थर्ड स्टेट के पर्सन्स ने किस बेसिस पे ये बोली, तो मैंने उसमें बताया था पिछली वीडियो में कि रूसियो एक जो थे फिलोसफर थे, जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी थी, जिन्होंने ये बताया था कि एक क्या है आपकी जो सोसाइटी की डिवीज़न है या एडमिनिस्ट्रेशन की डिवीज़न है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होनी चाहिए, ठीक है। तो उन्हीं के इसी आइडिया को लेके जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे उन्होंने क्या किया, ये डिमांड की कि हर एक मेंबर जो है उसके पास एक एक वोट जो है वो होना चाहिए। लेकिन किंग ने जो था इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के वो असेंबली से बाहर निकल गए वहाँ से, और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना ही एक नेशन जो था फ्रेंच नेशन के अंदर अपनी ही एक असेंबली बनाई और अपना ही एक बंदा जो था वो खड़ा कर दिया कि वो उन असेंबली को क्या करेगा, चलाएगा। फिर क्या हुआ, 20 जून को उन्होंने एक वर्सालाइज के अंदर एक जो था ग्राउंड था, इंडोर टेनिस कोर्ट ग्राउंड, ये मतलब एक वर्सालाइज के अंदर ग्राउंड था, उस ग्राउंड में ये इंडोर टेनिस कोर्ट था। यहाँ पे इस हॉल के अंदर उन्होंने क्या की, अपनी एक असेंबली बनाई 20 जून को, जहाँ पे उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली जो था वो डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने ये कसम खा ली कि वो क्या करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे फ्रांस के लिए, जिसमें जो मोनार्की की पावर्स है उसके ऊपर पूरी तरह से क्या कर दी जाएंगी, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी, यानी कि जो किंग अपनी कोई भी पावर जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन जाएगा। इस नेशनल असेंबली को कौन चला रहा था, मिराबियो एंड एबेसियस, ठीक है। ये दो जो पर्सन्स थे ये इस नेशनल असेंबली को चला रहे थे, ये इसके मेन लीडर्स थे। मिराबियो जो थे इनका जन्म नोबल फैमिली में हुआ था, बट ये क्या कर रहे थे, थर्ड स्टेट के पर्सन्स को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि इनकी नज़र में ये था कि फ्यूडल जो प्रिविलेजेस ले रहे हैं, यानी कि जो ज़मींदार फ़ायदे उठा रहे हैं, उन फ़ायदों का जो है छोटे लोगों को, थर्ड स्टेट के लोगों को नुकसान भरना पड़ता है, इसलिए हर मतलब सोसाइटी जो है फ्रांस की वो इक्वल होनी चाहिए। इसलिए मिराबियो जो थे वो क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे थर्ड स्टेट के पर्सन्स को। और साथ ही साथ में इन्होंने क्या किया, एक जर्नल को लाया सामने और उसमें ये बहुत ही पावरफुल स्पीच जो थी वो बताई, और साथ ही साथ में एक पावरफुल स्पीच जो थी वर्सालाइज के क्राउड्स में वहाँ पे भी इन्होंने दी। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो आपके ये थे एबेसियाइज जो थे ये एक प्रीस्ट थे और इन्होंने भी एक पैम्पलेट जो था वो निकाला, और उस पैम्पलेट का नाम मतलब उस पैम्पलेट के ऊपर क्या लिखा, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, यानी कि थर्ड स्टेट क्या है, ये इन्होंने एक पैम्पलेट के थ्रू जो था वो बताया। अब क्या हुआ, जो नेशनल असेंबली थी ना वो बिजी थी वर्सालाइज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, तो जो फ्रांस के और लोग थे वो टर्मोइल में चले गए, टर्मोइल यानी कि मतलब दंगे फसाद करने लगे,
सॉरी, दंगे फसाद नहीं बोल सकते, मतलब मतलब कुछ पर्सन जो थे यानी कि नेशनल असेंबली के जो पर्सन्स थे वो वर्साइल्स के अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बिजी हो गए, और जो बाकी के फ्रांस के अंदर जो लोग थे ना उनको बहुत सारी चीज़ों से का सामना करना पड़ रहा था। जैसे कि बहुत ही सर्दी का मौसम आ गया था, ठीक है, जिसकी वजह से क्या था, हार्वेस्ट जो था यानी कि क्रॉप्स की कटाई में बहुत ही क्या मतलब बुरा असर पड़ने वाला था, जिस वजह से क्या कर दिया गया, जो ब्रेड रोज था, दैट मीन्स कि जो प्राइस था ब्रेड का उसको बढ़ा दिया गया, और साथ ही साथ में जो बेकरीज थी उनको एक्सप्लॉइट कर दिया गया। एक्सप्लॉइट करना इन द सेंस कि वहाँ पे होर्डिंग करने की जाने लगी, वहाँ पे जितना भी सामान था बेकरीज के अंदर उनको ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा किया जाने लगा, सो दैट कि जब क्राइसिस हो, जब मतलब फसलें ना अच्छे से उगी हों, उनकी कटाई अच्छे से ना हुई हो, तो जो पहले वाला सामान है उसको हायर मतलब और ज़्यादा उसका प्राइस बढ़ाकर वो बेचेंगे। फिर क्या हुआ कि बहुत सारा समय जो था बेकरीज के बाहर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी जिस वुमेन्स की, और वो वुमेन जो थी उन्होंने क्या किया, जब वो मतलब जब उनको लंबे समय तक वहाँ बेकरी के बाहर लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, तो इस चीज़ से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगी, और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, स्टॉर्म्ड यानी कि उन शॉप्स को के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। और उसी समय पे किंग जो था उसने अपनी मतलब ट्रुप्स को, आर्मी को ये ऑर्डर दे दिया कि वो पेरिस के अंदर चली जाएं। फिर 14 जुलाई को क्या हुआ, जो एगिटेटेड क्राउड थी, दैट मीन्स कि जो गुस्सीली या फिर जो जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था, जो वो भीड़ थी, उन्होंने क्या किया, बेस्टाइल के जेल को क्या कर दिया, उन्होंने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, कंट्री साइड के एरियाज़ में, कंट्री साइड यानी कि जो गांव ग्रास के एरियाज़ होते हैं ना, जो विलेजेस के एरिया, तो वहाँ पे ये र्यूमर से ये अफवाहें फैलाई जाने लगी, गांव टू गांव या विलेज टू विलेज ये अफवाहें फैलाई जाने लगी कि जो लॉर्ड्स हैं मैनोर के, मैनोर क्या है, एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे लॉर्ड लैंड्स रहते हैं, ज़मींदार रहते हैं अपने बड़े बड़े घरों में, ठीक है। तो ये मतलब अफवाह फैलाई गई, ये र्यूमर्स फैलाए गए गाँव टू गाँव के कि जो मैनोर लॉर्ड्स जो कि बड़े बड़े महलों में रहते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, अपने बैंड्स जो हैं, बैंड्स जान के उन्होंने बड़े बड़े ब्रिगेंड जो थे उनको क्या कर दिया, अपॉइंट किया, सो दैट कि वो क्या कर सके, क्रॉप्स को यानी कि पकी हुई फसलों को ख़राब कर दें। यानी ये जो था ना, ये बड़े बड़े लोगों को ये क्या करने की, बेवकूफ़ बनाने के लिए, यानी कि ये एक अफवाह की तरह ही था, झूठ ही फैलाया जा रहा था कि लोग जो हैं यानी कि जो नेशनल असेंबली के जो लोग थे ना, उन्होंने कुछ बंदे भेज दिए सो दैट कि वो लैंडलॉर्ड्स की फसलों को क्या करें, ख़राब कर दें। उसके बाद बहुत ही डर जो था वो लोग पीजेंट्स के बीच में फैलने लगा डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और क्या हुआ, लोग जो थे वो क्या करने लगे, फसलें जो थे वो मतलब ख़राब करने लगे, और साथ ही साथ में चैट्यूक्स जो था उनके ऊपर अटैक करने लगे। चैट्यूक्स आप बोल सकते हो ये एक फ्रांस का वर्ड है, जिसमें आप बोल सकते हो कि एक मतलब नोबल जो है या किंग जो है वो बड़े बड़े मतलब जो उनके घर थे या रेजिडेंट था जहाँ पे वो रहते थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कौन जो ये और जो मतलब लोग थे नेशनल असेंबली के, कुछ लोग थे ना, ये उनकी बात बता रही हूँ। फिर उन्होंने क्या किया, ग्रेन्स को यानी कि जो अनाज वगैरह इकट्ठा किया गया था बेकर्स के द्वारा, ठीक है, उनका वो सामान जो था, ग्रेन्स जो थे वो लूट लिए, और साथ ही साथ में डॉक्यूमेंटेड जो रिकॉर्ड्स थे, मैनोरियल ड्यूज, जिसमें क्या है सारा कर्जा वगैरह लिखा होता था, कितना खर्चा हुआ, जो वो सारा प्रोसेस जो था वो लिखा होता था, उनको क्या कर दिया, जला दिया। फिर बहुत सारे नोबल जो थे ना वो अपने अपने घरों से भाग गए, और उनमें से कुछ जो थे वो नेबरिंग कंट्रीज़ में माइग्रेट हो गए। माइग्रेट होने का मतलब कि वो एक जगह से मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले गए। उसके बाद क्या हुआ, फिर बहुत सारे रिवॉल्टिंग जो पावर्स थी लोगों को फेस करनी पड़ी। फिर क्या था कि मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे रेवोल्यूशन जो थी वो लोगों को फेस करने पड़ी, जिससे लुई 16 जो थे फाइनली उन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली की रिकॉग्निशन को एक्सेप्ट कर लिया, और उन्होंने बोला कि भाई हाँ अब क्या होगा, सारी चीज़ें जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चलेंगी, और मोनार्की सिस्टम पे जो है उसकी पावर्स पे जो है वो क्या कर दी जाएगी, रोक लगा दी जाएगी, यानी कि उसकी पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आगे कुछ भी नहीं है, फीकी पड़ गई थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली जो थी उन्होंने एक डिक्री यानी कि एक लॉ जो था वो पास किया, जिसमें ये था कि फ्यूडल सिस्टम जो है वो पूरी तरह से क्या कर दिया जाएगा, अबॉलिश कर दिया जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके जो भी टैक्सेस वगैरह लगाए गए हैं, जो भी ऑब्लिगेशन यानी कि ऑर्डर वगैरह जो है फ्यूडल सिस्टम के, वो सारे क्या कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। मेंबर जो थे ना क्लर्जी को, उनको भी फोर्स किया गया कि वो अपने प्रिविलेजेस जो है यानी कि अपने जो अधिकार जो है या राइट जो है वो क्या कर दे, छोड़ दें। टिट्स वगैरह जो थे, टिट्स यानी कि मैंने आपको बताया था ये एक तरह का टैक्स था जो कि चर्च को पे करना पड़ता था, ठीक है।
तो इसको भी क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, और चर्च के पास जो लैंड थी वो भी उनसे क्या कर दी गई, वापस ले ली गई। फिर जिसका रिजल्ट ये हुआ, वो लैंड लेके जो है ना वो गवर्नमेंट को दे दी गई। जिसका ये रिजल्ट हुआ, यानी कि जब ये सारी चीज़ें होने लगी ना कि क्लर्जी को उनके राइट छोड़ने पड़े, टैक्सीज जो थे वो ख़त्म कर दिए गए, चर्च से उसकी लैंड ले ली गई जो चर्च ने अपने अंडर रखी हुई थी, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को दे दी। जिससे गवर्नमेंट जो थी उसने अपने पास 2 बिलियन लीवर्स जो थे वो इकट्ठा कर लिए एज अ एसिड, ठीक है। जिससे वापस से जो आप बोल सकते हो फ्रांस की जो इनकम थी, या आप बोल सकते हो रेवेन्यू जो था, वो फिर से वापस से अच्छा हो गया। देन क्या हुआ, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो राजा था वो पूरी उसकी जो पावर थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि लुई 16 जो थे उन्होंने क्या किया था कि इस सिस्टम को, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन वाले सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया था, जिससे मोनार्की सिस्टम जो था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। अब नेशनल असेंबली जो थी उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 1791 में पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। ड्राफ्ट का मतलब हो गया रफली तरीके से जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ था वो उन्होंने कंप्लीट कर दिया। कब, 1791 में। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि मोनार्की की पावर्स के ऊपर लिमिटेशन लगाना, यानी कि उनके ऊपर रोक लगाना। जो एक राजा अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है उसको रोकना। ये जो पावर्स थी ना, ये क्या की गई, इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन, दैट मीन्स कि ये जो पावर्स थी ये अब एक पर्सन के हाथों में नहीं रहेगी। अब ये पावर जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को अलग अलग तरीक़ों से क्या कर देगी, दे देगी, असाइंड कर देगी। और वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस कौन से थे, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर आ गया, एग्जीक्यूटिव आ गया, एंड आ गया आपकी जुडिशरी, ठीक है। तो इनको ये जो थी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, इन लोगों को दे दी गई। अब क्या हुआ, ये जो था ना इसने क्या किया, फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो था वो बना दिया गया। अब ये जो था ना, अब क्या, ये जो फिगर अभी मैंने आपको अभी बताई, फिगर 7, ये एक्सप्लेन कर रही थी कि पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो कैसे फ्रांस के अंदर रन किया जा रहा है, कैसे चलाया जा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो 2 चीज़ें जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स, ठीक है। अब ये क्या थे, ये 2 तरह के सिटीजन जो थे वो इसके अंदर फॉल करने लगे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। पैसिव सिटीजन्स वो सिटीजन थे जिनके पास वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। और इसमें 3 मिलियन मैंस, यानी कि 30 लाख लोग जो थे वो आते थे। साथ ही साथ में वुमेंस थी, चिल्ड्रंस थी, और जो मतलब यूथ जो थी जिनकी उम्र 25 साल से कम थी, वो लोग जो थे वो वोट जो थे वो नहीं दे सकते थे, उनके पास अधिकार नहीं था वोट देने का। और एक्टिव सिटीजन्स वो सिटीजन्स थे जिनमें 40 लाख लोग जो थे वो आते थे, ठीक है। इसमें 40 लाख लोग जो थे वो क्या करते थे, वोट करते थे, जिसमें से 50,000 आदमियों का वोट जो था वो इलेक्टोरस को क्या करता था, इलेक्ट करता था। और उसके बाद फिर क्या होता था कि जो नेशनल असेंबली थी, यानी कि 50,000 लोग जो थे वो क्या करते थे, वोट देते थे, जिससे इलेक्टोरस जो थे वो इलेक्ट किए जाते थे। और इसके बाद इन 50,000 लोगों में से 745 मेंबर्स जो थे ना वो इलेक्ट करते थे, और उनको इलेक्ट किया जाता था। और उनको इलेक्ट करने के बाद जो थी वो नेशनल असेंबली बनाई जाती थी। फिर जब नेशनल असेंबली बनाएगी तो फिर उस 745 मेंबर्स में से कुछ मिनिस्टर्स बनाए जाते थे, और उन मिनिस्टर्स में से एक जो होता था वो राजा होता था, ठीक है। फिर ये क्या करते थे, मतलब उन नेशनल असेंबलीज को के मेंबर्स को राजा तो वो क्या करता था, एग्जीक्यूट करता था, यानी कि उनके ऊपर कंट्रोल बना के रखता था, ठीक है। तो ये आपको पॉलिटिकल सिस्टम जो था ये आई होप आपको समझ आया होगा। बस आपने इसमें जो मेन चीज़ें हैं ना वो ये याद रखनी है, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। अब आगे हम देखते हैं, आगे क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना 1791 का, उसमें ये था कि जितनी भी पावर्स हैं, यानी कि जो नेशनल असेंबलीज ने बनाई हैं उसके अंदर जितने भी लॉज बनाए गए हैं वो क्या थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। इनडायरेक्टली इलेक्टेड होने का मतलब कि जो सिटीजन्स थे ना, ठीक है, वो एक इलेक्टोरस के ग्रुप में वोट करते थे। फिर उन इलेक्टोरस में से जो था असेंबली कुछ बंदों को चूज़ करती थी, सभी बंदों को चूज़ नहीं करती थी, और ना ही सभी बंदों के पास क्या थे, राइट्स थे वोट करने के। सिर्फ 25 साल से ऊपर के जो लोग होते थे, या 25 साल से ऊपर जिसकी उम्र होती थी, वो लोग क्या करते थे, वोट करते थे। लेकिन वो लोग अगर क्या करेंगे, वो कितना टैक्स पे कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही वो क्या कर सकते थे, वोट कर सकते थे। यानी कि एक लेबरर जो था ना, यानी कि एक जो मजदूर था, उसकी 3 दिन की तनख्वाह के अकॉर्डिंगली, वेजिस के अकॉर्डिंगली अगर वो टैक्स पे कर रहे हैं, कौन, जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर है, तो फिर वो क्या कर सकते थे, वोट दे सकते थे।
फिर वो जो रिमेनिंग आदमी और औरतें थी वो पैसिव सिटीजन्स में आ जाती थी और उनके पास किसी भी तरह का राइट नहीं था कि वो वोट दे सके। तो एक इलेक्टोरल को क्वालिफाई करना, फिर उसके बाद असेंबली का मेंबर बनना, तो ये एक क्या था, उन्हीं लोगों के पास था जिनके जो क्या करते थे, हाईएस्ट जो था वो टैक्स देते थे। यानी कि जो जितना ज़्यादा टैक्स देगा उसी के पास जो था वो अधिकार आ जाएगा किसका, टैक्स पे करने का। फिर उसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, ये अपने साथ एक डिक्लेरेशन लाया। डिक्लेरेशन में क्या था कि भाई आदमियों को अधिकार मिलना चाहिए, सिटीजन्स को अधिकार मिलना चाहिए। जैसे कि कौन से राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन यानी कि अपने अपने व्यू पॉइंट्स देने का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के बराबर, कानून के पहले जो है लोगों को इक्वल जो है माना जाना चाहिए। साथ ही साथ में ये एज अ नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट के रूप में साबित हुए। नेचुरल यानी कि बाय बर्थ लोगों को ये जो अधिकार हैं वो मिलने चाहिए और इन अधिकारों को उनसे कोई भी नहीं छीन सकता। और हर एक इंसान जो है वो क्या करेगा, इन राइट्स को ले सकेगा और ये जो राइट्स हैं उनसे किसी भी इंसान से जो है वो नहीं छीने जाएंगे। और ये ड्यूटी होती थी किसकी, स्टेट की, कि वो देखेगा कि हर एक सिटीजन का जो नेचुरल राइट है वो प्रोटेक्ट है कि नहीं। ठीक है, दैट मीन्स कि हर एक इंसान को जो है वो उसका अधिकार मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो वो ड्यूटी होती थी स्टेट की कि वो उसको वो राइट्स जो है वो प्रोवाइड करे। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का लेक्चर। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे जो है आपका जो आप बोल सकते हैं सिस्टम जो था, ठीक है, कौन सा सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो था ये कैसे अबॉलिश हुआ और फिर से मोनार्की को वापस लाया गया और जो फ्रांस था वो एक रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक यानी कि सिर्फ लोगों के द्वारा ही जो था वो फ्रांस चलाया जा रहा था, लोगों के थ्रू ही जो थी वो गवर्नमेंट रन की जा रही थी। ठीक है, तो ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था ना, इसको भी ख़त्म कर दिया था। तो ये हम आगे वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। ठीक है, तो अगर किसी भी तरह का और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सो दैट कि मैं आपके डाउट्स वो क्लियर कर सकूँ। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।